बीएससी थर्ड ईयर बायो वर्ग के सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर शफकत राना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं पेपर थर्ड की यूनिट 2 के एक टॉपिक पर आज कुछ चर्चा आपके सामने करूँगा और टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड और उसके प्रकार। आइए सबसे पहले हम न्यूक्लिक अम्ल के इतिहास के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एक वैज्ञानिक स्विट्ज़रलैंड के थे, फ्रेडरिक मीशर, जिन्होंने 1869 में पस सेल्स के अंदर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड्स को खोजा, या हम कहें कि प्राप्त किया। और जब उसको खोजा था उन्होंने, तो वो केंद्रक के अंदर से ही प्राप्त किया था और इसीलिए उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन दिया था। रासायनिक दृष्टि से इस न्यूक्लिन की प्रकृति कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से बहुत भिन्न थी। सन 1899 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने इन न्यूक्लिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया और यह पाया कि ये एसिडिक नेचर अर्थात अम्लीय प्रकृति के होते हैं और इनका नाम भी उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल दिया। उसके बाद 1884 में ऑस्कर हार्टविग ने इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये आनुवंशिक लक्षणों के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1931 में D.A. लेवाइन ने न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रकार बताए। सब लोग जानते हैं, DNA और RNA, अर्थात डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। 1953 में जेम्स डी वॉटसन फ्रांसिस और H.C. क्रिक ने DNA की संरचना का एक बहुत ही प्रचलित, प्रसिद्ध और खूबसूरत मॉडल दिया तथा इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान रहे कि यह जो संरचना दी गई थी DNA की, वो 2 बातों पर आधारित थी। उनमें से एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और दूसरा कार्बनिक अणुओं की विशिष्टता। इन दोनों बातों पर बेस्ड था DNA का उनका मॉडल। तो ये कुछ इतिहास की बातें हुई। अगली इमेज में आप देखेंगे कि वो शोध पत्रिका जिसमें वॉटसन क्रिक का वो शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, उस पत्रिका का नाम नेचर था और 25 अप्रैल 1953 में यह शोध पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसका एज सच ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। यद्यपि ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस रूप में मिला आपके साथ ये साझा किया जा रहा है। अगली इमेज में आप देखें 1962 में जो वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज़ मिला था, और जो पूर्व स्लाइड में मैंने आपको बताया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की जो प्रक्रिया की मदद ली गई थी, उसमें वो काम विल्किंस ने उनको उपलब्ध कराया था। तो उनको संयुक्त रूप से 1962 में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसकी भी एक फोटोग्राफ इस स्लाइड के माध्यम से आपके सामने उपलब्ध है। अब आइए हम कोशिश करते हैं न्यूक्लिक अम्ल को परिभाषित करने की। तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, शब्द न्यूक्लियस यानी केंद्रक से लिया गया है न्यूक्लिक अम्ल, और यह प्रायः कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है। हालांकि कुछ भाग DNA न्यूक्लिक अम्ल का केंद्रक के बाहर अर्थात कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल सजीव रचनाओं के आनुवंशिक निर्धारक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणुभार के जीव बहुलक अर्थात बायोपॉलीमर्स होते हैं और ये सजीव कोशिकाओं में या तो स्वतंत्र रूप से या प्रोटीन से जुड़कर न्यूक्लियोप्रोटीन बनाते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाया जाता है और यदि प्रतिशत की बात की जाए तो इनमें
नाइट्रोजन 15% और फास्फोरस 10% तक होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हुई जो कि न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम कह सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रमुख प्रकारों के बारे में। छोटी क्लासेस में आप लोग कई बार पढ़े हैं, संभवतः आप लोगों ने इनके अंतर की टेबल्स भी खूब याद की होगी। अब देखिए यहाँ कुछ एक दो मोटी मोटी बातें जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। लगभग सभी प्रकार के जीवों जैसे पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव में न्यूक्लिक अम्ल एक साथ पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सभी प्रकार के जीवों में। जबकि वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाए जाते हैं। इनमें से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल ही एक समय पर पाया जाता है। फिर रिपीट करता हूँ, डीएनए तथा आरएनए दोनों एक साथ वायरस में नहीं पाए जाते हैं। जहाँ तक उपस्थिति की बात है, याद रखें डीएनए का 95 से 98% भाग केंद्रक में पाया जाता है, विशेषकर गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है, जबकि केवल 1 से 5% भाग केंद्रक के बाहर, वो भी मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं, जबकि केंद्रक के बाहर पाए जाने वाले डीएनए को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। अब हम आरएनए की बात करें तो ठीक डीएनए से विपरीत आरएनए का 90% भाग कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए का 95 से 98% भाग केंद्रक में पाया जाता है और केवल 10% भाग आरएनए का केंद्रक में पाया जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। दो इमेजेस आपके इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रही हैं और जैसा कि आप मेरे कर्सर में देख पा रहे होंगे, देखिए जो न्यूक्लियर डीएनए है यानी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र वाला डीएनए, वो किसी भी संतति में किसी भी ऑफस्प्रिंग सेल को दोनों पेरेंट से प्राप्त होता है। बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। जबकि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है अर्थात कोशिका द्रव्यीय डीएनए है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, वो हमें केवल और केवल मदर सेल से, मातृ कोशिका से ही प्राप्त होता है। और हम कहें कि जो फादर सेल है वो इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती है। छोटा मोटा सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियर डीएनए में अंतर देखें हम तो देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए सर्कुलर होता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए लीनियर होता है। दोनों यद्यपि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और अब वही अंतर देख पा रहे हैं आप कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो केवल मदर से प्राप्त होता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए हमें दोनों पेरेंट से प्राप्त होता है। एक अध्ययन के अनुसार कुछ सूचनाएं हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है वो करीबन 37 जीन रखता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए में 20,000, 30,000 या उससे भी अधिक जीन्स पाए जाते हैं। एक और तुलनात्मक लक्षण दिया हुआ है कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो करीबन 22 माइटोकॉन्ड्रियल टीआरएनए, 2 माइटोकॉन्ड्रियल आरआरएनए और 13 प्रोटीन्स को कोडित कर सकता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए के लिए ऐसी कोई सूचनाएं नहीं है। आइए हम न्यूक्लिक अम्ल के घटकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, 3 घटकों से मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक। चित्र में आप देख लें, ये जो रचना देख रहे हैं आप, पेंटागन टाइप की जो दिख रही है आपको, ये जैसा कि लेबल किया हुआ है पेंटोस शर्करा है। और उसके बाद ये जो एक और रासायनिक पदार्थ दिख रहा है जिसके केंद्र में फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है, ये फॉस्फोरिक अम्ल है। और फिर वापस से एक बार और ये पेंटागन जैसी स्ट्रक्चर जो दिख रही है अपने को, वो भी एक और पेंटोस शर्करा है। और आप चाहे ये वाली पेंटोस शर्करा हो चाहे ये वाली पेंटोस शर्करा हो, दोनों में ही ये जो कलर्ड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, एक तरफ यहाँ सी देख रहे हैं आप और जो निचले वाली पेंटोस शर्करा उसमें जी देख रहे हैं, ये साइटोसिन और गुआनिन हैं और ये नाइट्रोजनी क्षारक कहलाते हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तीनों घटक
न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भाग लेते हैं। अब यहाँ एक डायग्राम में एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि जो पेंटोस शर्करा, ये ऊपर वाली जो देख पा रहे हैं आप, जहाँ मेरा कर्सर ये चल रहा है, और उसके बाद जो फॉस्फोरिक अम्ल है उसके बीच में ये जो ऑरेंज कलर का जो बंध निर्माण हो रहा है, ये आपका एक एस्टर बंध कहलाता है। उसी प्रकार से ये फॉस्फोरिक अम्ल और एक और जो पेंटोस शर्करा जो आपको दिखाई दे रही है, उसके अंदर एक और जो ऑरेंज कलर का बॉन्ड दिख रहा है, वो भी एक और एस्टर बंध है। इस प्रकार तीनों घटक जब मिलकर के आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में ऐसे दो एस्टर बंध का निर्माण हो जाता है, जिनके मध्य में केंद्र में एक फॉस्फोरस एटम भी उपस्थित होता है। इस कारण इस बंध को फॉस्फोडाई एस्टर बंध कहते हैं, और ये बहुत बड़ी विशेषता होती है न्यूक्लिक अम्ल की। आइए अब हम आगे की स्लाइड्स में तीनों घटकों के बारे में छोटी छोटी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहला घटक फॉस्फोरिक अम्ल, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं H3PO4 इसकी सामान्य सी संरचना है। एक त्रिक्षारीय अम्ल है जो कि 3 समतुल्य क्षार को लवण में बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा घटक पेंटोस शर्करा है, 5 कार्बन वाली शर्करा है, और ये 2 प्रकार की होती है। एक तो डी राइबोज शर्करा जो कि आरएनए में पाई जाती है, और एक D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो कि डीएनए में पाई जाती है। ये पेंटोस शर्करा फ्यूरेनोज वलय संरचना में पाई जाती है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर या संरचना के माध्यम से देखिए आप, ये जो रचना देख रहे हैं आप, ये राइबोज शर्करा है, जबकि ये वाला जो सेकंड डायग्राम देख रहे हैं आप, वो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। जो राइबोज शर्करा है इसके कार्बन देखें आप C1, C2, C3, C4 और C5। तो C2 पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक H और एक OH समूह दिखाई दे रहा है, जबकि आप डीऑक्सी राइबोज शर्करा में जाते हैं तो इसकी जो C2 कार्बन नंबर 2 है, वहाँ पर H के साथ OH ना होकर H ही है, अर्थात एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर मिसिंग है, अनुपस्थित है। यही कारण है कि इस शर्करा को डीऑक्सी राइबोज शर्करा और बल्कि D2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, अर्थात दूसरे कार्बन पर इसके एक ऑक्सीजन एटम अनुपस्थित पाए जाने वाली शर्करा कहलाती है, और यह डीएनए में पाई जाती है। इसी कारण डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल रखा गया है। तीसरा घटक जो आप देख पा रहे हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। 2 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारक न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडिन। जो प्यूरीन है वो अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें 2 प्रकार के वलय पाए जाते हैं, एक हेक्सा वलय और दूसरी पेंटा वलय होती है, और दोनों हेक्सा वलय और पेंटा वलय मिला करके कुल 9 सदस्यीय रिंग्स के अंदर पाए जाती हैं, उपस्थित होते हैं। अणुभार अधिक होता है इनका। अब ये जो हेक्सा वलय और जो पेंटा वलय वो यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जहाँ भी मेरा कर्सर चल रहा है वो हेक्सा वलय है, और इस हेक्सा वलय को पिरिमिडिन वलय कहते हैं। इसकी पहली और तीसरी पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन होता है, जबकि बाकी 4 जगह पर कार्बन होता है। 13C4N2 रिंग कहते हैं इसको, जबकि ये जो 5 सदस्यों वाली जो वलय है इसको इमिडाजोल वलय कहते हैं। तो इस प्रकार फिर हम रिपीट करें तो प्यूरिन्स 2 प्रकार की वलय से मिलकर के बना होता है, हेक्सा वलय पिरिमिडिन वलय और पेंटा वलय माने इमिडाजोल वलय। और जो प्यूरिन्स के जो 2 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल हैं वो हैं एडेनिन और ग्वानिन। अब हम देखें जो नाइट्रोजनिक क्षारकों का दूसरा प्रकार है वो पिरिमिडिन है। तो ये अपेक्षाकृत सरल संरचना वाले विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनमें एक ही प्रकार की वलय पाई जाती है, और वो वलय भी पिरिमिडिन वलय है, जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था। अभी फिर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 सदस्यों की पिरिमिडिन वलय होती है, जिनमें से 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। जो नाइट्रोजन होते हैं वो पहली और तीसरी पोजीशन के ऊपर पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसको 13C4N2 रिंग कहते हैं। 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन। इसके 3 सदस्य होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल और थायमिन। अब यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि जो यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है, और जो थायमिन है वो डीएनए में केवल पाया जाता है। इस प्रकार से ये तीसरा घटक न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भाग लेता है। थैंक यू।